हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको 11वीं क्लास कृषि विज्ञान की, कृषि संकाय की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। इसके अलावा 12वीं क्लास की जो क्लासेज हैं वो आपको पेमेंट उसमें देना होगा आपको, तब जाके आपको मिलेंगी। 2500 रुपये का हमारा ओनली 12th का कोर्स है। 11th हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना आपके सभी साथियों को। चलिए देखिए, हमारा चल रहा था प्रकाश की अवधि चल रहा था। प्रकाश की अवधि में लास्ट क्लास में मैंने फोटो पीरियोडिज्म के बारे में आपको बताया था कि भाई फोटो पीरियोडिज्म क्या होती है। जो प्रकाश की जो अवधि होती है उसका पुष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कितने भाई सूर्य के जो प्रकाश की अवधि है वो 12 घंटे है, 10 घंटे है, उसमें पुष्पन हो रहा है किसी पौधों में। किन्हीं पौधों में 10 घंटे से कम प्रकाश की उपलब्धता होने पर पुष्पन हो रहा है, किसी में 10 से 12 पे हो रहा है, किसी में 12 से ज़्यादा घंटे प्रकाश की उपलब्धता में जो है पुष्पन हो रहा है। तो इसको पूरा जो फिनोमेना है, पूरी जो प्रक्रिया है, उसे हमने क्या कहा था, प्रकाश दीप्त कालता यानी कि प्रदीप्ति कालता, है ना। तो यहाँ से प्रश्न मैंने आपको बताया था कि प्रश्न बन सकता है कि प्रदीप्त कालता या फोटो पीरियोडिज्म को परिभाषित कीजिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जेट एग्जाम दोगे तो जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और शानदार क्लास है। मतलब शानदार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो 4 प्रकार का है ना, 4 प्रकार का है, 4 वर्गों में जो है विभाजित किया है प्रदीप्ति कालता को। तो देखिए, पौधों में पुष्पन के लिए दिन के प्रकाश एवं रात्रि के अंधकार की एक विशेष लंबाई आवश्यक होती है, जिसे क्रांतिक दिवस अवधि कहते हैं। यहाँ से भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला प्रश्न आपका यहीं से बन जाएगा कि बताइए क्रांतिक दिवस अवधि यानी कि क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है। तो याद रखना है, पौधों में पुष्पन के लिए दिन के प्रकाश एवं रात्रि के अंधकार की एक विशेष लंबाई की आवश्यकता होती है। हो सकता है किसी पौधे में पुष्पन के लिए दिन में जो प्रकाश चाहिए वो 10 घंटे चाहिए और बाकी सब अंधकार चाहिए। हो सकता है रात्रि किसी पौधे में पुष्पन के लिए रात्रि ज़्यादा चाहिए और प्रकाश कम चाहिए। तो ये याद रखना है, पुष्पन के लिए दिन के प्रकाश और रात्रि के अंधकार की विशेष अवधि की आवश्यकता होती है। और जो अवधि है याद रखना है, विशेष लंबाई की आवश्यकता होती है, जिसे क्रांतिक दिवस अवधि कहते हैं, है ना। ये पूरी प्रक्रिया तो मैंने क्या बताई थी, प्रदीप्ति कालता। लेकिन जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, जो समय की बात हो रही है, वो अवधि क्या कहलाती है, क्रांतिक दिवस अवधि कहलाती है। अब देखिए, अब दूसरी परिभाषा या दूसरा आपसे प्रश्न यहां से बन सकता है, लघु दिवस पौधे। लघु दिवस पौधे यानी कि शॉर्ट, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, और इसको शॉर्ट में भी कहा जाता है। जब भी आप समझ जाना, हम कहते हैं SDP, याद रखना है SDP। तो या SDP कहीं भी लिखे, इसका मतलब है शॉर्ट डे प्लांट। यानी कि वे पौधे हैं जिनमें पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए दिन की अवधि तुलनात्मक रूप से कम यानी कि 10 घंटे से कम की आवश्यकता होती है। तो आपसे दूसरा प्रश्न ये बनता है कि एक तो इसकी परिभाषा, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। एक कि भाई शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन के लिए कितने प्रकाश की अवधि, कितने घंटे चाहिए, तो 10 घंटे से कम। इसका क्या मतलब होता है, ये एरो का मतलब है 10 घंटे से कम। 10 घंटे से कम प्रकाश की उपलब्धता पर पौधे पुष्पन करने लग जाएं तो वो जो पौधा है वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवस पौधे कहलाते हैं ऐसे पौधे। क्लियर है। तो यहाँ से भी जेट में आपके क्वेश्चन बन सकता है। आवश्यकता होती है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अधिक प्रकाश की अवधि मिलने पर पौधों में काइट वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होने लगती है। काइट वृद्धि का मतलब है जैसे पत्ती की ग्रोथ होने लगती है, जड़, पत्ती, तना, ये क्या होती हैं, काइट
जो हैं भार होते हैं, वेजिटेटिव भार होते हैं, वनस्पतिक भार होते हैं, इनकी वृद्धि होने लगती है यदि अधिक प्रकाश की अवधि में, और पुष्पन का समय स्तरित हो जाता है, यानी कि जो फ्लावरिंग है जो एक नियत समय पे होनी थी वो नहीं होती है। क्लियर भाई? चलिए अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अधिकांश उष्ण कटिबंधीय पौधे, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल प्लांट, आपसे क्वेश्चन आएगा कि ट्रॉपिकल प्लांट क्या होते हैं? एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवस पौधे होते हैं। आपके जेट एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बन सकता है ना। अब एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंग आदि लघु दिवस पौधे कहलाते हैं। तो आपसे उदाहरण, लघु दिवस पौधे के उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे 100%, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उदाहरण। तो ये जरूर आप जो हैं उदाहरण जरूर 100% याद रखना है। ये 100% मान लेना कि आपके जेट परीक्षा में, है ना, किसमें भाई? जेट परीक्षा, जेट परीक्षा में आपसे 100% यहाँ से प्रश्न आएगा कि लघु दिवस पौधे का उदाहरण कौन सा है और कौन सा नहीं है। क्लियर है? चलिए भाई, हाँ हो गया। तो ये आप याद रखें, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसको आप फॉलो करें, एग्री पावर जयपुर 1410, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप जाएं, सर्च करें और हमें फॉलो करें, है ना। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगी। अब आते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्लियर है? चलो देखते हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, लॉन्ग डे प्लांट यानी कि दीर्घ प्रकाशापेक्षी पौधे, इन पौधों को पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए तुलनात्मक रूप से दीर्घ अवधि यानी कि 14 घंटे की आवश्यकता होती है। इन पौधों को भी जब कम प्रकाश अवधि वाले दिन मिलते हैं तो पुष्पन को स्थिरित करके काइट वृद्धि यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो इम्पोर्टेंट ये याद रखने की है, 14 घंटे से अधिक, कितने भाई? 14 घंटे से अधिक प्रकाश की अवधि मिलने पर इन पौधों में पुष्पन होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? टेम्परेट, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेट, टेम्परेट पौधे, टेम्परेट पौधे क्या होते हैं? शीत कटिबंधीय यानी कि सर्दियों वाली जो फसल हैं, सर्दियों वाले जो पौधे हैं, वो इसके उदाहरण होते हैं। LDP, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? LD और P, ये याद रखना है। इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? LDP बोला जाता है। चलिए अब देखिए, इसके उदाहरण देखिए। गेहूं, जौ, जई, आलू, चुकंदर आदि इस वर्ग में आते हैं। तो ये याद रखना है। टेम्परेट में ये एग्जाम्पल आपसे 100% आपके जेट परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जेट परीक्षा आपको क्यों देनी है? क्योंकि आप 11th क्लास में हो। आपको आगे फर्दर जो हैं भाई, जब आप 11वीं क्लास कर लोगे, 11th क्लास, 11th से आप किस में आओगे? 12th क्लास में। 12th आपकी एग्रीकल्चर से हो जाएगी, तो उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। यदि आपको एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको जेट परीक्षा देनी होगी। और जेट परीक्षा देने के बाद रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है, रैंक इसमें आती हैं, और उसके आधार पर काउंसलिंग होती है और तब जाके आपको कॉलेज मिलता है। और 4 साल का कॉलेज होता है, तब आप BSc एग्रीकल्चर करते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना है। लॉन्ग डे प्लांट जो हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलो अब देखो, ये हमारा नंबर है, इस पर आप जो हैं जिस भी क्लास में हैं, अगर आप 11th क्लास में हैं या आप 12th क्लास में हैं, तो प्लीज़ आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें ग्रुप में जुड़ने के लिए कि 11th क्लास में हूँ, कृपया मुझे 11th क्लास वाले ग्रुप में ऐड करें। बोले मैं 12th क्लास में हूँ तो कृपया मुझे 12th क्लास वाले में ग्रुप में ऐड करें। ऐसे
अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट डे प्लांट। इस श्रेणी के पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया एक निश्चित प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे प्राप्त होने पर ही होता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, भाई मध्यवर्ती प्रदीप्ति टालित पौधे क्या होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनको फ्लावरिंग के लिए, पुष्पन के लिए कितने घंटे प्रकाश की अवधि चाहिए? 12 से 14 घंटे की प्रकाश की अवधि चाहिए। इससे कम होने पर नहीं होता है, यानी कि इस घंटे की अवधि से प्रकाश की अवधि यदि कम मिलती है, इतना लाइट नहीं मिल रही है, तो ये मान लेना पुष्पन जो है प्रक्रिया बाधित होगी। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण, वो है गन्ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट डे प्लांट, मध्यवर्ती प्रदीप्ति टालित पौधे का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है उदाहरण गन्ना। तो देखिए, गन्ने में 12 से कम या 14 से अधिक घंटे की प्रकाश अवधि प्राप्त होने पर पुष्पन की प्रक्रिया एरोइन प्रारंभ नहीं होती है। इसका मतलब देखिए, गन्ना, ये गन्ना है और गन्ने को प्रकाश चाहिए, तो देखो प्रकाश, गन्ना पुष्पन कब करेगा? 12 से 14 घंटे की अवधि प्राप्त होने पर तभी पुष्पन करेगा। यदि 12 से कम है और 14 से ज़्यादा है, दोनों ही स्थिति में, 12 से कम और 14 से ज़्यादा दोनों ही स्थिति में पुष्पन जो है वो नहीं होगा, है ना। ये एक बात तो ये याद रखना है। दूसरा, पुष्पन की प्रक्रिया गन्ने में एरोइन, वेरी इंपॉर्टेंट, एरोइन। एरोइन का मतलब क्या है? तो इसका याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एरोइन, एरोइन किससे संबंधित है? गन्ने से संबंधित है। और गन्ने में एरोइन क्या होता है? पुष्पन। पुष्पन की प्रक्रिया, गन्ने में पुष्पन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरोइन कहलाती है। ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, यहाँ तक बात हो गई। इसी कारण देखिए, पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, ये यहाँ से चले गए। इसी कारण से गन्ने की किस्म विकास के कार्य करने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कोयम्बतूर में की गई, जहाँ प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे के मध्य रहती है। यानी कि आप देखिए, गन्ना प्रजनन जो संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ की गई? कोयम्बतूर। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, बताइए गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बतूर में है। और वहीं क्यों है? क्योंकि गन्ने को क्या चाहिए पुष्पन के लिए? 12 से 14 घंटे की अवधि चाहिए, प्रकाश की ड्यूरेशन चाहिए। तो वो कहाँ पर मिलती है? कोयम्बतूर में मिलती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, गन्ना प्रजनन केंद्र को कोयम्बतूर में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए भाई, लिखें आप ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट, है ना, डे न्यूट्रल प्लांट, इसको देखते हैं भाई। अब डे न्यूट्रल प्लांट का है ना, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? DNP। डे न्यूट्रल मतलब प्रकाश की अवधि का पुष्पन से कोई संबंध नहीं है। देखो, कुछ पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया दिन के प्रकाश की अवधि से प्रभावित नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश हो या ना हो, दिन का जो प्रकाश है वो प्रॉपर वे में मिले नहीं मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन की जो प्रक्रिया है उस पर पुष्पन पर किसी भी प्रकार का प्रकाश की अवधि का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रकाश हो या ना हो, पुष्पन 100% होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, अर्थात पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे दिवस निष्प्रभावी पौधे कहलाते हैं। और इसके उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो उदाहरण हैं जिसमें कपास, सूरजमुखी, बकव्हीट, टमाटर, मटर, धान की कई किस्में, धान की कई किस्में इसके उदाहरण हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर हैं? आप ये लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, बढ़ें। अगला है वायुमंडलीय तापमान, है ना, जो प्रकाश जो हमारा विकिरण चल रहा था और विकिरण में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अब इसी के साथ है वायुमंडलीय तापमान।
है ना। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी पदार्थ की गर्मी और शीतलता जो इसकी आणविक गतिविधि के विस्तार द्वारा निर्धारित होती है और एक तापमापी द्वारा मापी जाती है, तापमान कहलाती है। देखो परिभाषा क्या है, तापमान की परिभाषा यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तापमान की परिभाषा क्या है कि किसी पदार्थ की गर्मी और शीतलता जो किसी आणविक गतिविधि के विस्तार द्वारा निर्धारित होती है और एक तापमापी द्वारा मापी जाती है, तापमान कहलाती है। वायुमंडलीय तापमान का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य विकिरण। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वायुमंडलीय तापमान का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य विकिरण है। वायुमंडल की बाहरी सीमा तक आने वाले सौर विकिरण लगभग समान होते हैं, परंतु पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले विकिरण अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं और वायुमंडल में बादलों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। भाई सीधी सी बात है, सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण आती हैं, सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं और इसी की वजह से जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। वायुमंडल क्या है? ये जो भी कुछ है ये वायुमंडल है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर देखो बादल, चारों तरफ ये हवा, ये मौसम, ये इस प्रकार का, ये सब क्या है? वायुमंडल है। बादलों तक जो दिखाई देता है ये सब क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती हैं। हम सब अभी ये वायुमंडल में ऊपर तक आप ऐसे देखोगे तो ये पूरा क्षोभ मंडल है जो दिखाई देता है ना। तो वायुमंडल में जो तापमान का मुख्य स्रोत है वो क्या बताया मैंने? विकिरण बताया है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार जब आप देखो सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पर पड़ती हैं प्यारे विद्यार्थियों? सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, पृथ्वी गर्म हो रही है। तो यही तो बात इसमें कह रहा है। इस प्रकार वायु गर्म होकर हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, आसपास एवं ऊंचाई की वायु को गर्म करना शुरू कर देती है। वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। इसी कारण से अधिकांश दिन का तापमान अधिकतम लगभग 2 बजे होता है, जबकि सौर विकिरण दोपहर 12 बजे के आसपास अधिकतम पर होती हैं। दिन में न्यूनतम तापमान सूर्योदय के ठीक पहले होता है। देखो ये बात क्या कहना चाह रहा है मैं बता देता हूं इसमें आपको। तो देखिए ये पूरा वायुमंडल है, वायुमंडल, और ये यहाँ बहुत दूरी पर जो है सूर्य है, ये यहाँ पर ये बादल हैं, ये आपका ज़मीन है और ये सब वायुमंडल है। और भी बादलों से ऊपर भी वायुमंडल है ना। सूर्य की किरणें आती हैं और ये पृथ्वी को क्या करती हैं प्यारे विद्यार्थियों? गर्म करती हैं। तो गर्म करती हैं तो वायुमंडल की जो हवा होती है वो हवा क्या है? जैसे ही ये किरणें आई तो ये पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो जो हवा होती है इसको क्या है? गर्म करने लगती हैं। भाई अभी गर्मियों में देखो, गर्मियों में तेज़ हवाएं चलती हैं। जो हवाएं चलती वो कैसी होती हैं? गर्मियों में गर्म होती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हवा होती है उसको गर्म करती हैं। तो यही बात इसमें बोली गई है कि देखिए इस प्रकार वायु जो है, देखो वायु क्या होती है? गर्म होती है, और गर्म यदि होगी तो हल्की होगी थोड़ी सी, और हल्की होगी तो ये क्या है? ऊपर उठेगी। क्या है? ऊपर उठती है और वायुमंडल को क्या करती है? गर्म करती है। यही बात इसमें बोली गई है कि इस प्रकार वायु गर्म होकर हल्की होने के कारण ऊपर उठती हैं, आसपास एवं ऊंचाई की वायु को गर्म करना शुरू कर देती हैं और वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिन का अधिकतम तापमान कितने बजे? 2 बजे। क्या? 2 बजे, दोपहर 2 बजे। ये है दोपहर 2 बजे सबसे ज़्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि बताइए वायुमंडल का सूर्य की किरणों के कारण जो तापमान होता है वो कितने बजे अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा जो आंकलन है वो 2 बजे है। इसके अलावा जबकि सौर विकिरण दोपहर 12 बजे के आसपास अधिकतम होती है। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें
12 बजे अपनी चरम सीमा पर होती हैं, उसके बाद 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद सूर्य की जो किरणें हैं उनकी जो तीव्रता है वो कम होने लगती है। लेकिन क्योंकि वायु उसके कारण गर्म होती है, धीरे धीरे और गर्म होती है, तो 2 बजे तक जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अत्यधिक तापमान देखने को मिलता है। फिर 2 बजे के, दोपहर 2 बजे के बाद तापमान कम होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए कि बताइए सर्वाधिक तापमान कितने बजे होता है, वायुमंडल का सबसे अधिक तापमान कितने बजे होता है, तो 2 बजे होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उनकी क्या है अधिकतम कितने बजे होती हैं, वो 12 बजे होती हैं। ये आपको याद रखना है कि जो सौर विकिरण हैं वो कितने बजे अधिकतम अपनी अधिकतम सीमा पर होती हैं, चरम सीमा पर होती हैं 12 बजे, ये याद रखना है। चलिए ये चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हो गया। आ जाइए, विभिन्न फसलों के प्रधान वृद्धि तापमान, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। चलो देखिए, न्यूनतम तापमान, प्रधान वृद्धि तापमान, है ना, विभिन्न फसलों का क्रिटिकल ग्रोथ पॉइंट, है ना, टेम्परेचर, क्रिटिकल जो है प्रधान वृद्धि तापमान, तापमान शीतकालीन फसलों का, ग्रीष्मकालीन फसलों का। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या किस प्रकार से पूछा जाएगा जेट में, या तो आपसे देखो, अब क्योंकि 11वीं क्लास में तो क्या डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए वृद्धि, प्रधान वृद्धि तापमानों को लिखिए, शीतकालीन फसलें और ग्रीष्मकालीन फसलों के प्रधान वृद्धि तापमान को लिखिए। उस स्थिति में आपको ऐसे कॉलम बनाना है, प्रधान वृद्धि तापमान, तापमान शीतकालीन फसलें, ग्रीष्मकालीन फसलें, है ना, इस प्रकार से आपको ये बनाना है। अब देखिए, न्यूनतम तापमान जिसके नीचे पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए मिलने वाली आवश्यक ऊष्मा कम रहती है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। मतलब किसी भी फसल के लिए न्यूनतम तापमान क्या होता है, न्यूनतम तापमान वह तापमान है जिसके नीचे जैविक क्रियाएं जो रहती हैं वो क्या हैं, जैविक क्रियाएं जो रहती हैं वो रुक जाती हैं। फिर बोल रहा हूँ, कोई फसल है उसके लिए न्यूनतम तापमान क्या होता है, न्यूनतम तापमान वह होता है कि उस तापमान से और नीचे चला गया तापमान तो जो पौधे की जो जैविक क्रियाएं वो क्या होती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं। जैसे देखिए शीतकालीन फसलें, शीतकालीन फसलों के मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, 0 से 5। अब यदि तापमान माइनस में चला गया, -डिग्री सेल्सियस में तापमान चला गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो शीतकालीन फसलों की जो जैविक क्रिया है, क्या है, जैविक क्रिया, वो क्या है, अवरुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, इसको लिखें, इसको ध्यान रखें भाई, है ना। चलिए, और इसी प्रकार से देखो ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान 15 से 18। शीतकालीन फसलों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस तापमान पर जैविक क्रियाओं की जो गति है वो अधिकतम होती है, न्यूनतम तापमान, इष्टतम तापमान या अधिकतम तापमान। तो उत्तर क्या जाएगा, इष्टतम तापमान। ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखो, इष्टतम तापमान जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर शीतकालीन फसलों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना 25 से 30, ये इंपॉर्टेंट है। और 30 से 38 ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए रहता है। अधिकतम तापमान जिसके ऊपर पौधों की वृद्धि रुक जाती है, 30 से 38 तापमान होने पर शीतकालीन फसलों की वृद्धि रुक जाएगी। और ग्रीष्मकालीन फसलों की वृद्धि 50 से ऊपर होने पर जो है वृद्धि रुक जाएगी। क्लियर है।
तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए इष्टतम तापमान कितना होगा, अधिकतम तापमान कितना होगा फसल वृद्धि के लिए, है ना। और ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए भाई, चलिए तो आप देखो, आप यदि नए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप एक तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है एग्री पावर जयपुर 10, है ना। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करें। क्लियर है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।